हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू PYQ एकेडमी। दोस्तों, हम लोग आज के इस वीडियो में यूपी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि बाल विकास यानी कि CDP के पेपर आज हम सॉल्व करेंगे। ये जो हमारा पेपर है वो 2011 का पेपर है CDP का। तो पहले हम इसे ही सॉल्व करेंगे, एक एक करके हम सारे सब्जेक्ट को क्लियर कराएंगे। दोस्तों, सारे PYQs को सॉल्व करा देंगे। आज का हमारा वीडियो CDP से रिलेटेड है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग अपने प्रश्न पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। तो शिक्षण की खेल विधि जो है वह किस पर आधारित है? ऑप्शन है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, या फिर शिक्षण के सामाजिक सिद्धांत पर। तो हमारा जो शिक्षण की खेल विधि है यह विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर 3 सही है यहाँ पे। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, डिसलेक्सिया संबंधित है। तो डिसलेक्सिया जो है वह एक प्रकार का विकार है। तो यह किससे संबंधित है? मानसिक विकास से संबंधित है, गणितीय विकार से संबंधित है, पठन विकार से संबंधित है, या फिर व्यवहारिक विकार से संबंधित है। तो डिसलेक्सिया हमारी जो है वो डिसलेक्सिया पठन विकार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट होगा। और गणितीय विकार से जो संबंधित होती है वह डिस्कैलकुलिया होती है। डिस्कैलकुलिया को गणितीय विकार उत्पन्न होती है, गणितीय समस्या उत्पन्न होती है। और डिसलेक्सिया जो है इसमें पठन संबंधी समस्या उत्पन्न होती है। पुस्तक को पढ़ने में कठिनाई होती है बालकों को, साख को वाज पड़ता है। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। तो विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध किस प्रकार से होना चाहिए? ऑप्शन देखते हैं। दूसरे सामान्य बच्चों के साथ होना चाहिए, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा होनी चाहिए, विशेष विद्यालयों में होनी चाहिए, या फिर विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों के द्वारा होनी चाहिए। तो यहाँ विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा के बारे में पूछ रहा है, तो उनके लिए हमारा सबसे महत्वपूर्ण ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध भी हमें दूसरे सामान्य बच्चों के साथ ही करनी चाहिए, जिससे एक दूसरे के सहयोग से वह बहुत ही अच्छे तरीके से सीखते हैं। और NCF 2005 में कहा भी गया है समावेशी शिक्षा के बारे में। तो हमें विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों को अलग नहीं करना है, बल्कि दूसरे सामान्य बच्चों के साथ ही शिक्षा देनी है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा। तो अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा क्या है? ऑप्शन है सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, एक दिवसीय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है, चौथा ऑप्शन है नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। तो यहाँ हमारा राइट ऑप्शन जो होगा, राइट ऑप्शन डी होगा। अधिगम के प्रक्रम के रूप में अभिप्रेरणा नए सीखने वालों के अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। पांचवा क्वेश्चन है, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि बाधित बच्चे को, न्यून दृष्टि वाले यानी कि कमज़ोर दृष्टि वाले जो बच्चे हैं उनके लिए कक्षा 5 में क्या करना चाहिए? ऑप्शन है निम्न स्तर के कार्य के लिए माफ़ करना चाहिए, उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों को सहायता करनी चाहिए, सी है कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो CD के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए, या फिर चौथा ऑप्शन है कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। तो यहाँ हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो यहाँ जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों। न्यून दृष्टि वाले बच्चे के लिए कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए हमें, और फिर ऑडियो CD के माध्यम से सहायता प्रदान करनी चाहिए, जिससे उन्हें सीखने में कोई दिक्कत महसूस ना हो। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, श्यामपट्ट के शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्भुक्त किया जा सकता है? तो श्यामपट्ट के शिक्षण सामग्री को, श्यामपट्ट जो है वह किस प्रकार की शिक्षण सामग्री के अंतर्गत आता है? यहाँ ऑप्शन है श्रव्य साधन, दृश्य साधन, श्रव्य दृश्य साधन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा श्यामपट्ट जो है श्यामपट्ट दृश्य साधन के रूप में उपयुक्त किया जाता है, यानी कि श्यामपट्ट को दृश्य साधन माना जाता है, क्योंकि उसे हम केवल श्यामपट्ट पर लिखे कार्यों को देख सकते हैं, ना कि वह सुनाई देता है। श्रव्य साधन जो होता है ऑडियो माध्यम से हम इसे सुनते हैं, और श्रव्य दृश्य साधन के अंतर्गत टीवी जैसे हमारा हो गया, लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह हो गया, जिस पर हम ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करते हैं, ये सभी श्रव्य दृश्य साधन है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षण कुशलता से संबंधित है? तो शिक्षण की कुशलता से क्या संबंधित है?
ऑप्शन है श्याम पट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना या फिर ये सभी। तो यहाँ हमारा जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है। ये सभी बातें उचित हैं, सभी सही है। कक्षा शिक्षण की कुशलता तभी सही होगी जब हम श्यामपट्ट का उपयोग करेंगे, प्रश्नों को हल करेंगे और बालक कक्षा में प्रश्न पूछेंगे, तभी शिक्षण की कुशलता संपन्न होती है। इसलिए उपर्युक्त सभी सही है। अगला प्रश्न है कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें, तो कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें क्या करनी चाहिए। ऑप्शन है कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जानी चाहिए, कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। ऑप्शन डी है स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। तो यहाँ हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर, तो कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उनके लिए हमें ऑप्शन नंबर सी सही है, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वह प्रोत्साहित होकर अपनी जिज्ञासा को शांत करे। उनके मन के भीतर जो भी अशांति होती है, यानी कि जिस प्रकार से भी उनकी समस्या होती है, अपनी समस्याओं के बारे में वो शिक्षक से पूछें और उसे शांत करें। दोस्तों, अगर आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एक एक करके हम आपको सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। इसके साथ ही हम सीटेट के भी प्रश्नों को सॉल्व करा रहे हैं, हमारे चैनल पर जाके वो भी आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया, तो किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन ए है टीपी नन ने, दूसरा है स्पेंसर ने, तीसरा है फ्रोवेल ने, या फिर चौथा है मॉन्टेसरी ने। तो हमारी किंडरगार्टन जो विधि है, किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन फ्रोवेल ने किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट है। प्रश्न संख्या 10 है, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता, तो आप क्या करेंगे। जब एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है तो आप शिक्षक के रूप में क्या करेंगे। ऑप्शन है बच्चे की उपेक्षा करेंगे, अभिभावक को लिखेंगे, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, या फिर बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे। तो यहाँ हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है। जब अभिभावक विद्यालय में शिक्षक से मिलने नहीं आते हैं तो शिक्षक को स्वयं उनसे मिलने जाना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है, तो बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की क्या मान्यता है। ऑप्शन है बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर हो जाते हैं, दूसरा है बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है, तीसरा है बचपन आधारिक रूप से प्रतीक्षा अवधि है, या फिर बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। तो बचपन के दृष्टिकोण के रूप में कौन सी मान्यता इनमें सर्वाधिक उपयुक्त है। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। हमारा बचपन जो है वह वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट होता है। बारह नंबर प्रश्न थोड़ा बड़ा है दोस्तों, इसलिए हमने छोटा कर दिया। देखते हैं अगला प्रश्न, एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को आधिकारिक परामर्श दिया जाता है, तो शिक्षक को किस प्रकार का परामर्श दिया जाता है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है बच्चों को बोलना कि परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा वह उसमें अच्छा प्रदर्शन करेगा, दूसरा है पूर्ववर्ती परीक्षा में प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना एवं छात्रों को उन्हें उत्तर देने की अनुमति देना, या फिर तीसरा है निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चों को किसी भी तरीके से अच्छा करें, या फिर चौथा है परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है। प्रमाणीकृत पठन परीक्षण देने के लिए हमें सर्वाधिक उपयुक्त आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी है। परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना चाहिए हमें, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट होता है। प्रश्न संख्या 13 है, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई अनुभव करेगा। तो असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव किस प्रकार से करेगा, यानी कि किस रूप में करेगा। ऑप्शन है सुनिर्मित पाठों में,
स्वतंत्र अध्ययन में, नियोजित निर्देशन में या फिर अभ्यास पुस्तिकाओं में। तो असंगठित घर से आने वाला बच्चा जो है वो सबसे ज़्यादा कठिनाई स्वतंत्र रूप से अध्ययन करने में अनुभव करेगा, यानी कि महसूस करेगा। वो आज़ाद होकर, स्वतंत्र होकर नहीं पढ़ पाएगा, दबा कुचला सा रहेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, तो आप क्या करेंगे? उसके पास संतुष्ट रहेंगे, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे, या फिर उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। तो आप इनमें से कौन सा कार्य करेंगे? तो यहाँ हमारा जो राइट ऑप्शन है वह सी है। वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस प्रकार से उसे हमें अनुप्रेरित यानी कि प्रेरणा देना है उस बालक को जो कि बुद्धिमान है, ना कि उसे हतोत्साहित करना है। अधिक से अधिक उसे प्रोत्साहित करेंगे और उसके लिए शिक्षण सहायता सुविधा उपलब्ध कराएंगे, जिससे वह और भी अच्छा कर सके आगे। दोस्तों, अगर आप सभी को हमारी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक भी करें। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 15 आ गया है। यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं हैं तो आप क्या करेंगे? उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे। दूसरा है उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे। तीसरा है उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप प्राध्यापक को सूचित कर देंगे। या फिर चौथा ऑप्शन देखते हैं। चौथा ऑप्शन है उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। तो यहाँ हमारा जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वह ऑप्शन नंबर डी ही सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 है। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है तो कहा जाता है। जब बच्चा किसी वस्तु या घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना प्रारंभ करेगा तो वह किस स्थिति में होगा? ऑप्शन है संवेदन प्रणोद की अवस्था, औपचारिक अवस्था, पूर्ण संक्रियात्मक यानी कि पूर्ण क्रियात्मक अवस्था, या फिर मूर्त क्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ हमारा राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ ऑप्शन नंबर डी राइट है दोस्तों, मूर्त क्रियात्मक अवस्था। ये चारों जो अवस्थाएं हैं ये किसने दी हैं? तो पियाजे की अवस्थाएं हैं। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, उसी में उन्होंने संवेदीगामक अवस्था, औपचारिक अवस्था, पूर्ण क्रियात्मक अवस्था और मूर्त क्रियात्मक अवस्था दी है। और मूर्त क्रियात्मक अवस्था जो है इसी में बच्चा किसी वस्तु या घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना प्रारंभ कर देता है। यह जो अवस्था होती है 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों की पहचाना गया है। तो बच्चों के बौद्धिक विकास के जो 4 स्तरों को पहचाना है वह किसने पहचाना है? कोहलबर्ग द्वारा पहचाना गया है, एरिक्सन द्वारा किया गया है, स्किनर द्वारा पहचाना गया है, या फिर पियाजे के द्वारा। तो यहाँ हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि पियाजे। पियाजे ने ही बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना है, जिसे हमने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहते हैं। इसमें उन्होंने 4 प्रकार के बच्चों के बौद्धिक विकास को बांटा है, जिसमें संवेदीगामक अवस्था जो कि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है, 0 से 2 वर्ष तक होती है। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यह अवस्था 2 से 6 वर्ष तक होती है। तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यह 7 से 11 वर्ष की होती है। और चौथी जो अवस्था है दोस्तों वह है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यह अवधि जो होती है 11 प्लस होती है, यानी कि 11 से 14-15 वर्ष तक के बच्चों की होती है। तो इन्हीं चारों अवस्थाओं के रूप में जीन पियाजे ने बच्चों के बौद्धिक विकास को पहचाना है। उम्मीद है आप सभी याद रखेंगे। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। प्रश्न संख्या 18 है। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। तो अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका किस प्रकार से होनी चाहिए? पहला है निषेधात्मक, दूसरा है अग्रसक्रिय, तीसरा है संवेदनात्मक, या फिर चौथा है उदासीन। तो यहाँ अल्पवयस्क जो बच्चे हैं उनके अधिगम में अभिभावकों को अग्रसक्रिय भूमिका निभानी चाहिए, यानी कि आगे होकर उन्हें कार्य कर सक्रिय रूप से बच्चों के सीखने के लिए अभिप्रेरित करनी चाहिए, उनके अधिगम में सहायता करनी चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास की सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? तो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को हम कहाँ पर सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित कर सकते हैं? ऑप्शन है खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा के वातावरण में, ऑडिटोरियम में, या फिर गृह यानी कि घर में।
तो बच्चों का जो संज्ञानात्मक विकास है उसकी सबसे अच्छी तरह से परिभाषित हम विद्यालय एवं कक्षा के में करते हैं, यानी कि विद्यालय एवं कक्षा के वातावरण में बच्चों के संज्ञानात्मक विकास की पहचान अच्छे तरीके से होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। डैश को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया गया है। तो किसे, इन चारों ऑप्शन में से किसे अनुप्रेरित शिक्षक के संकेतक के रूप में विवेचित किया गया? ऑप्शन है कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, दूसरा है शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, तीसरा है शिक्षार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, या फिर चौथा है कक्षा में पूर्ण निरसता। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन राइट होगा दोस्तों? तो यहाँ जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है। विद्यार्थियों द्वारा पूछे गए प्रश्न को अनुप्रेरित शिक्षण के लिए एक संकेत के रूप में विवेचित किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 21 है। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है। तो कक्षा में विद्यार्थियों को रुचि बनाए रखने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन है श्यामपट्ट का प्रयोग करना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, कहानी कहना चाहिए, या फिर प्रश्न पूछना चाहिए। तो यहाँ हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी होगा। विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए कक्षा में हमें उनसे प्रश्न पूछना चाहिए, जिससे वह भी सक्रिय होकर उसका उत्तर देंगे और कक्षा में सक्रिय रहेंगे बालक। अगला प्रश्न देखते हैं। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? तो विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, यह समय बिताने में सहायक होगा, या फिर यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। तो विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? क्योंकि उन्हें सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। विद्यालय में खेल के माध्यम से बच्चे एक दूसरे के सहयोग करना सीखेंगे और उसमें संतुलन स्थापित करेंगे, खुद पर नियंत्रण रखना सीखेंगे, और एक प्रकार से प्रतिस्पर्धा के माध्यम से वो प्रेरित भी होते हैं खेल के माध्यम से। इसलिए विद्यालय में बच्चों को खेलना उचित माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। परिवार एक साधन है। तो परिवार किस प्रकार का साधन है? अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का, या फिर दूरस्थ शिक्षा का? तो यहाँ हमारा जो राइट ऑप्शन है वह अनौपचारिक शिक्षा होगा। परिवार जो है अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। औपचारिक शिक्षा का क्या उदाहरण होगा? औपचारिक शिक्षा का सबसे अच्छा उदाहरण है विद्यालय। विद्यालय औपचारिक शिक्षा का माध्यम है, क्योंकि औपचारिक शिक्षा है क्या दोस्तों? तो औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा होती है जो किसी निश्चित स्थान पर किसी निश्चित पाठ्यक्रम के द्वारा निश्चित लोगों से शिक्षा ग्रहण की जाती है। और अनौपचारिक शिक्षा क्या है? तो अनौपचारिक शिक्षा जो है हम अपने संतुलित वातावरण में जो सीखते हैं, अपने आस पड़ोस के लोगों से, अपने परिवार से सीखते हैं, दोस्तों मित्रों से सीखते हैं, वही अनौपचारिक शिक्षा होती है। इसके लिए हमें किसी शिक्षण संस्थान में जाने की ज़रूरत नहीं होती है। और जबकि औपचारिक शिक्षा जो हम ग्रहण करते हैं उसके लिए हम शिक्षक संस्थान में जाते हैं, एक निश्चित संस्थान होता है, वहाँ पर जाकर हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। और गैर औपचारिक शिक्षा क्या है? इस शिक्षा में हम किसी विद्यालय वगैरह में नहीं जाते हैं, बल्कि सामग्रियाँ हमारे घर पर उपलब्ध कराई जाती है और इसी के माध्यम से हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। तो एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को किस प्रकार से विकसित कर सकता है? ऑप्शन है महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके, आदर्श रूप से बर्ताव करके, या फिर उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर। तो हमारा शिक्षक जो है वो विद्यार्थियों को सामाजिक रूप से किस प्रकार से विकसित करेगा? तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर सी राइट है। जब शिक्षक आदर्श रूप से बर्ताव करेगा तो विद्यार्थी उस सामाजिक मूल्यों को उस शिक्षक का अनुकरण करके सीखेंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 25 आ गया। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? ऑप्शन है कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समयानुवर्ती होना, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, या फिर चौथा ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 4 है एक सुवक्ता होना, यानी कि एक अच्छा वक्ता होना जो कि केवल व्याख्या करता हो। तो क्या ये राइट है दोस्तों? देखते हैं कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा। तो यहाँ हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट है।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे। एक जो अति सक्रिय बालक है उसे हम कैसे सही दिशा में लाएंगे एक शिक्षक होने के नाते। ऑप्शन है उसे पहली पंक्ति में बिठाएंगे तथा उस पर कड़ी नज़र रखेंगे। नगर दिया है दोस्तों, सॉरी नज़र होगा यहाँ पर। उसे कक्षा में कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे। उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे या फिर उपर्युक्त में से कोई कार्य नहीं करने देंगे। तो यहाँ हम अति सक्रिय बालक को किस प्रकार से सही दिशा में लाएंगे। तो यहाँ हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है। उसे श्यामपट्ट आदि को साफ करने का कार्य देंगे। इस प्रकार से जो बालक सक्रिय नहीं है तो वह सक्रिय होगा, ब्लैक बोर्ड को साफ करेगा सक्रिय रूप से और धीरे धीरे उसका कक्षा में मन लगने लगेगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट है दोस्तों। प्रश्न संख्या 27 है। पृथक पृथक समजातीय समूहों में व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है। तो पृथक पृथक समजातीय यानी कि समान जातियों के अलग अलग समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया किस पर आधारित होगी। ऑप्शन है उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर, दूसरा है उनमें समकक्षों की अभिवृत्ति पर, तीसरा है दूरदर्शन के प्रभाव पर या फिर चौथा है उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। पृथक पृथक समजातीय समूह के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर आधारित होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट है। प्रश्न संख्या 28 है। टोटल 30 प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न संख्या 28 पर हम लोग आ गए हैं और 2 क्वेश्चन बचे हैं। आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है, तो आप क्या करेंगे। आपके कक्षा में 2 मंदबुद्धि बालक हैं तो उन्हें बैठाने के लिए आप क्या करेंगे। नीचे ऑप्शन दे रखा है, कौन सा ऑप्शन राइट है। उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में ग्रहण करने से इनकार करेंगे। ऑप्शन संख्या 2 है प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा में जो कि मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है उनमें बैठाने के लिए बोलेंगे। तीसरा ऑप्शन है ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे या फिर चौथा है उपयुक्त में से कोई कार्य नहीं करेंगे। तो यहाँ आप क्या करेंगे। तो यहाँ सबसे उपयुक्त आंसर है उन्हें ऐसे विद्यार्थियों को यानी कि मंदबुद्धि बालकों को सिखाने के लिए हम तकनीक को सीखेंगे कि क्या सही रणनीति है उन्हें सिखाने के लिए, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट है। प्रश्न संख्या 29 है। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका क्या अर्थ है। शिक्षक को साधन संपन्न होने का क्या अर्थ है। ऑप्शन है उनके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि उसे शिक्षण देने की ज़रूरत न पड़े। दूसरा है उनका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए। तीसरा है उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए या फिर चौथा है विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। तो एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ क्या निकलता है। यहाँ जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है। एक शिक्षक के साधन संपन्न होने का सही अर्थ यही होगा कि उसको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट होता है। प्रश्न संख्या 30 है। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। तो बच्चों में सामाजिक समायोजन जो है संवेगात्मक समायोजन किस प्रकार से प्रभावी होगा। ऑप्शन है व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में या फिर उपयुक्त सभी में। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन है वो उपयुक्त सभी होगा। बच्चों के संवेगात्मक समायोजन में व्यक्तित्व निर्माण भी आवश्यक होता है, कक्षा शिक्षण में भी उसका समायोजन आवश्यक होता है और अनुशासन में भी संवेगात्मक समायोजन आवश्यक होता है, इसलिए उपयुक्त सभी राइट सही है। तीनों ऑप्शन सही है हमारे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। तो दोस्तों ये यूपी टेट के पूरे 30 प्रश्न थे सीडीपी से रिलेटेड। सीडीपी से 30 प्रश्न आते हैं और पूरे 30 प्रश्नों को हमने सॉल्व करा दिया है। उम्मीद है आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।